ओहो रेडियो पर आनंदम प्रेजेंट्स गाता रहे मेरा हिल। गाता रहे मेरा हिल। आहा बिरजो तेरी नखराली माया ना बिरजो मेरो मन को रेखे। आज के टाइम में तो मतलब मुश्किल है 300 गाने लिखना और बनाना। हमारी जो दिन को जो रिकॉर्डिंग होती थी ना 11 बजे से चालू होती थी, पूरा बिल्कुल शाम को तक तो कलाकार का तो अच्छे से बैंड बजता था। कि तुमने ऐसा कैसा बोल दिया बामणी। मजे की बात यह है कि वो गाना मैंने नहीं लिखा था, और वो गाना जो पंडित जी थे नवीन संगवाल जी उन्होंने ही लिखा था। मेरे बामणे बामणे धन्य हो तुम्हारी जजमानी। और जब वो गीत की जब रिकॉर्डिंग हुई थी ना, इमोशनल होते होते मैं बेहोश हो रंगीलो पहाड़ी छूटो छुआ रोटी कारण ले। तो ये जो मिलियन व्यूज आते हैं, मिलियन में पैसे भी आते हैं इसमें? हाँ थोड़ा बहुत तो आता है ही। देखो आप झूठ भी क्यों बोलना। आते हैं बोलो लगे तो सो बहनो तेरी गाड़ी को घुंघाट सो बहनो ना बास घुघुती चैतकी खुदे लगी चिमा मैं तकी। गाता रहे मेरा हिल। स्टाइल पार्टनर कैप्सन्स, राजपुर रोड, जाखंड, देहरादून। देखिए हर शनिवार रात 9 बजे से उत्तर का पुत्र और आनंदम के YouTube चैनल पर। शनिवार राती हमें नींद नहीं आती कहने वाली जनरेशन भी है, और उससे पहले वाली भी, जो अब कह रहे हैं कि हमें भी आजकल नींद नहीं आती, क्योंकि ओहो रेडियो पर आनंदम प्रेजेंट्स गाता रहे मेरा हिल हर शनिवार को रात 9 बजे आप तक पहुंचता है। तो इस सीरीज में बड़े सारे कलाकारों को अब तक आपने सुना, आप लोगों के कमेंट्स हम तक पहुंचते रहते हैं, आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, ये जान के हमें मजा और ज्यादा आ रहा है। तो आज दो बहुत ही जबरदस्त कलाकारों को लेके आपके सामने आए हैं। गढ़वाल से जो है एकदम शेरनी की तरह दहाड़ती हुई, कई बार जागर लगाती हुई, मंचों पे उछल कूद करती हुई हेमा नेगी करासी, और साथ में हमारे ये कहूँ कि मेरी 88 की पैदाइश है और 4 साल की उम्र में जब मैं बोलने की सोच रहा था और आंखें खोलने के बारे में सोच रहा था, उस उम्र में इनका पहला एल्बम आ चुका था। फकीरा चंद चिन्याल जी, कुमाऊं से रीमा बागेश्वर से आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आप दोनों का ही ओहो रेडियो के शो पे, इस प्रोग्राम पे बहुत बहुत स्वागत छो। तो शुरुआत करते हैं फकीरा जी आप ही के साथ में। तो 92 में पहला एल्बम, उम्र क्या रही होगी आपकी? थैंक यू काव्या जी, मैं ओहो रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। मैं अपने उत्तराखंड के सभी भाई बहनों के बीच में आज मेरा अपना जो संस्कृति के प्रति जो मेरा रुझाव था, आज मैं पहली बार आप लोगों के बीच में और मैं अपने उत्तराखंड के भाई बहनों से रूबरू हो रहा हूँ। मेरी पहली कैसेट जो है 92 में जो है मेरी पहली कैसेट बिमला हरियाणा साड़ी माँ रिकॉर्ड हुई थी, और जो मेरी दूसरी कैसेट थी हल्द्वानी रीमा लाइन, उससे मेरे को बहुत बड़ा नाम मिला था, और जिसमें मैंने अपने शहर और पहाड़ का जो है अपना अंतराल को जो मैंने लिखित की थी और मौखिक भी की थी, और मेरी उम्र थी सिर्फ 15 साल। 15 साल में रिकॉर्ड हो गया था? अरे बाप रे। और मेरी तनख्वाह थी 250 रुपया, और मैंने कैसेट बनाने में खर्च किया था 8000 रुपया, और रामत कैसेट मेरी जो है पहले एल्बम निकाली थी। हाँ। और यानी कि 2500 रुपया तोला सोना भी था। 2500 रुपये तोला सोना था? सोना और आपने 8000 रुपये की कैसेट निकाल दी? कैसेट निकाली थी। और तो ये कमाल खड़िया का था या? क्योंकि रीमा लाइन और उधर जो है खड़िये के बड़े बड़े व्यापारी पाए जाते हैं। नहीं, हमारी उत्तराखंड की संस्कृति ऐसे है कि हम लोग अपना जब गांव में रहते हैं तो हमारी खेत कला बोलती है, हमारी जंगल कला बोलते हैं, हमारे मेले कला बोलती है, हमारे त्योहार कला बोलते हैं, हमारे मंदिर कला बोलते हैं। यही माध्यम है कि मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ। वाह। तो चलिए उसी एल्बम से अगर आप कोई गीत सुनाना चाहें वहीं से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। मैं पहली कैसेट मैं सबसे पहले अपने उत्तराखंड के एक मेरी हमेशा जिज्ञासा रहती है कि जब भी मैं माइक के आगे रहूं या किसी लाइव शो या शो पर जाऊं तो अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं को जरूर प्रणाम करूं। डैना हो या भूमि का भूमिया, डैना हो या खोली का गणेशा
मोई का मुएना हरि हरि द्वारा बदरी के दारा ऊंचाई वाला मानंदा देवी को द्वारा। तो मेरी जो पहली कैसेट थी, बहुत मैंने अपने हमारा जो उत्तराखंड था, उत्तर प्रदेश में था, तो हम सपना लेके चले थे कि हमारा उत्तराखंड का जो सांस्कृतिक मंच है या हमारी कलाकारी है पूरे हिंदुस्तान में कैसे रहेगी। तो मैं उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा भी ना, मगर सोच थी मेरी कि मैं अपने शहर और पहाड़ को कैसे मिलाऊं। तो मेरा पहला गीत था चल प्यारी मेरे पहाड़ा गाँव में मीठी मीठी बात करूँ लो हरी भरी छाँव में। चल प्यारी मेरे पहाड़ा गाँव में मीठी मीठी बात करूँ लो हरी भरी छाँव में। मीठी मीठी बात करूँ लो हरी भरी छाँव में। जाग जाग गाड़िया गेठो ने मारे टूटड़ी। जाग जाग गाड़िया गेठो ने मारे टूटड़ी। फुट परेली सैंडिला हाथ परेली घड़ी। फुट परेली सैंडिला हाथ परेली घड़ी। चल प्यारी मेरे पहाड़ा गाँव में मीठी मीठी बात करूँ लो हरी भरी छाँव में। मीठी मीठी बात करूँ लो हरी भरी छाँव में। वाह, तो ये आपने उस टाइम पे लिखा था। तो आप रहते हल्द्वानी थे या वहाँ रीमा रहते थे? मैं दिल्ली में रहता था। अच्छा। मैं दिल्ली चले गया था। मेरे को एक जब दिल्ली में मैं 6 महीने जब रहा तो मेरे जो मैम थे वो जो है फौज से बिलोंग करते थे। कभी कभी मैं फौजी क्लबों में जाता था तो मेरे को बहुत जिज्ञासा हुई कि मैं अपने पहाड़ी गीतों को गाऊं। तो पहाड़ी गीतों को गाऊं तो उन दिनों पुराने गीतों का बहुत वो होता था कि तो मैं गीत गाते रहता था। ये कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो इससे मेरे को ये अनुभव हुआ कि दादरा और कहरवा जो गीत हैं हमारे उत्तराखंड पर, तो इन चीज़ों का जो अध्ययन रहा मेरे लिए, तो हमेशा मैं सैड सॉन्गों को ज़्यादा गाते रहता था, तो जिन पर हमारे पहाड़ के एक वो सवाल भी किसी ने भेजा है, अभी मैं उस पर आऊँगा। तो हेमा जी आपके पास आ रहा हूँ, और जैसा मैंने आपके इंट्रोडक्शन में भी कहा, जब आप मंच पे गाती हैं तो एकदम खुले तरीके से और एक पारंपरिक वेशभूषा में ज़्यादा रहती हैं। आज के इस कार्यक्रम में गाता रहे मेरा हिल में कौन से गीत या भजन किसके साथ, जागर किसके साथ आप शुरू करना चाहेंगे? जब भी गाती हूँ अपने उत्तराखंड का हमारा जो लोक है, जो लोक संगीत है, हमारे जो विरासत के गीत हैं, उन्हीं को मैं सबसे पहले मंच में गाती हूँ। और अभी भी मैं 2 लाइन जरूर गाऊंगी क्योंकि भगवान बद्री विशाल का सुमरन मैं करूँगा और उसके बाद मैं बाबा केदार का सुमरन करूँगी। हे परिथ में नारेणा नाम ते तेरो ल्योंदो मैं परिथ में गोविंदे नाम तेरो ल्योंदो हे नाम ते तेरो ल्योंदो यो सांझ सुबेरा मैं नाम तेरो ल्योंदो यो सांझ सुबेरा। अरे रणित घाट खुले गणित घाम लगे तब रणी घाट
पट खुले अब गहरी घाम लगे। भगवान बद्र विशाल को हम लोग सुमिरन करता, जब भी हमारा पहाड़ में कोई भी शुभ कार्य होता हम मंगल गीतों का माध्यम से और अपना लोक जागरों का माध्यम से इस तरह से सुमिरन करता। और अब मैं आप ले जाता हूँ भगवान केदारनाथ जी की तरफ। हाँ अरे बोले कैलाशों मरेंदा बाबा शंभो भोलेनाथ जी नाचण लगिन बाबा। अरे बोले डमरू धरी हाथ जी कैलाशों मरेंदा बाबा शंभो भोलेनाथ जी नाचण लगिन बाबा डमरू धरी हाथ जी। अरे केदार का कांठो रहंदा शंभो भोलेनाथ जी नाचण लगिन बाबा गौरा जी का साथ जी। मन लागे मेरो मन लागे, अरे मन लागे मेरो मन लागे कैलाशों मरेंदा बाबा मन लागे मेरो मन लागे बाबा मन लागे। अरे कैलाशों मरेंदा बाबा शंभो भोलेनाथ जी नाचण लगिन बाबा डमरू धरी हाथ जी। धारी बाबा भम बोले जय भम बोले जय भांग फूक्या जोगी बाबा भम बोले जय भम बोले धुनी मारम्यो छे बाबा भम बोले जय भम बोले जय खरसण्या बण्यो छे बाबा भम बोले जय भम बोले जय समसण का छाला रहंदो मेरो भोलेनाथ जी विकराल दे बण्यो छे बाबा को साथ जी। कैलाशों मरेंदा बाबा शंभो भोलेनाथ जी नाचण लगिन बाबा गौरा जी का साथ जी। वाह बहुत जबरदस्त। आप तो जो है सचिवालय में नौकरी लग गई थी वहीं बैठे रहते, 2-4 फाइलें हमारी भी हो जाती। कहाँ बाहर निकल गए फिर आप? गाना कौन गाता फिर यहाँ नहीं होते बोले। अब आपके साथ बैठने का मैं सौभाग्य कहाँ से मिल पाता मेरा ना। और उत्तराखंड की हमारी इतनी प्यारी सी धरोहर है, इतनी प्यारी सी हमारी संस्कृति है। तो फिर सचिवालय में तो आपको पता ही है वहाँ नौकरी छोड़ने का कारण क्या है। नौकरी छोड़ने का कारण यही था कि गाना गाने के लिए नहीं भेजा गया, इसलिए मैंने कहा मैं तो निकली। कितने साल करी नौकरी आपने? वैसे तो मैंने वहाँ पे 2 साल नौकरी करी। हाँ। उससे पहले मैं सोजल में थी, शादी से पहले तो रुद्रप्रयाग में थी, वहीं जॉब करती थी। हाँ। और फिर उसके बाद शादी हो गई। फिर गाती मैं बहुत पहले से थी, मतलब बचपन से ही गाती थी, ऐसा शौक तो था। फर्स्ट जो एल्बम गाई थी वो 16-17 साल की थी तब गाई थी। और जो हमारे यहाँ पे कार्तिक स्वामी का टेम्पल है, तो नेगी जी, मैं और मीना दीदी, विक्रम कपड़वाण जी है, उन्होंने बहुत अच्छा कार्तिक स्वामी का पूरा वृत्तांत लिखा था उन्होंने, तो उसको मैंने गाया। और मेरा अहो भाग्य कि मैंने कौन सा गाना गाया, जो कार्तिक स्वामी का जन्म होता है वो वाला गाना मैंने गाया। अच्छा। तो मतलब काफी लोगों ने सुना, तो लोगों ने बोला थोड़ा इसका टोन अलग सा है, तो मतलब अगर गाएगी तो अच्छा ही होगा। फिर मैंने कोशिश करी धीरे धीरे, फिर शादी हुई, फिर मतलब नहीं हो पाया, मना कर दिया नहीं गाने। तो फिर ऐसी कुछ घटना हो गई थी कि मुझे दोबारा से गाना पड़ा। फिर मैं जॉब भी कर रही थी। जॉब के टाइम पे ऐसा हुआ कि एक मेरा कार्यक्रम लग गया था एक दिन, और मैंने उन लोगों को पहले हाँ बोल दिया था। अब हाँ बोल दिया था तो हमारे जो बॉस थे उन्होंने मना कर दिया ऑफिस में। हाँ, ऑफिस में मना कर दिया कि आप नहीं जाते। मैंने जो उस समय 24 सर थे चीफ सेक्रेटरी, वहाँ भी मैंने एप्लीकेशन दिया था, सर से भी बोला था सर प्लीज़, मैं वहाँ हाँ बोल रखा है। तो फिर मतलब हो जाता ना एक कलाकार के लिए, तो यही होती कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी, लोग बोलेंगे कि भाई नहीं पहुँची। तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट था क्योंकि मैंने उनसे कमिटमेंट कर रखे थे। तो फिर मैंने सर से बोला कि मुझे तो जाना है, कोई बात नहीं। अभी तक भी मैंने रिजाइन नहीं दे रखा है। अभी ये बड़ी बात है। हाँ, अभी मतलब ये 2023 में जब हाँ, हम बात कर रहे अभी तक भी मैं चाहूँ तो कभी भी जॉब लग सकती हूँ। नहीं तो रिजाइन क्यों नहीं नहीं, एक्चुअली मैं नहीं चाहती थी ना, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि मतलब आप या तो जॉब करो या फिर प्रोग्राम ही करो। तो मेरे लिए मतलब धर्म संकट हो गई, थोड़ा घर का भी स्थिति ऐसी थी। तो मैंने कहा क्या करूँ, गाने ना जाऊँ वहाँ, तो वहाँ भी प्रॉब्लम है। बट मेरे लिए जो कहते हैं ना, जब आदमी का जो टारगेट, हमारा जो लक्ष्य होता है, हमारी जब सोच अच्छी होती तो हमें रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तो मेरा क्या हुआ, उसी बीच ऑडिशन भी अपने कल्चर डिपार्टमेंट में वहाँ गई, वहाँ भी मेरा A ग्रेड में हो गया।
तो फिर तो विभाग से मेरे कार्यक्रम लगने लग गए अच्छे खासे मांगल के लिए, जो गवर्नमेंट जितने भी प्रोग्राम होते थे तो हम लोग जाने लग गए वहाँ पे। तो धीरे धीरे मुझे फिर आवश्यकता नहीं पड़ी और थोड़ा थोड़ा। तो आपकी वाली कुर्सी अभी खाली रखी गई कि कोई बैठ गया नहीं, है उसमें? कोई और आ गया था, लेकिन फिर भी कभी चाहूँ तो जा सकती हूँ। अच्छा, ऑप्शन खुले रखे हुए ऑप्शन हैं खुले आप। हैं। अब कहाँ जाते हो यार सचिवालय? अब तो नहीं जाएंगे। हैं? क्या अब पता तो- बाद में नेता बन के चले गए कभी तो। वो कह नहीं सकती हूँ। हैं? वो कह नहीं सकती हमारे हूँ। ऑफिस में लोग कह रहे थे, क्यों कह रहे होंगे ऐसा? कोई नेतागिरी का शौक है क्या? करे बोलो ये नेता ही नहीं बन नहीं नहीं सकती नहीं, है। ऐसा शौक तो नहीं। आपके दोस्त शौक, दोस्त हैं एक आध नेता? हाँ दोस्त तो हमारे हैं वैसे, काफी अच्छे काम फ्रेंड वहीं हैं से हो मेरे। जा रहे हैं क्या? बनने की जरूरत नहीं पड़ रही बोले। देखो काम तो अगर अच्छा काम करेंगे तो काम हो ही जाते हैं, है ना। सो ऐसा नहीं है कि नेता तो क्या ही बनना, जो 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 है वही बन जाए तो वो भी अच्छा ही है वाह, ना? ये क्योंकि भी अभी बात तो सही अभी है। तो मैंने शुरुआत ही करी है सिंगिंग की, और मैं सोचती हूँ कि जब तक जीवन है तब तक अपने लोक के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, हमारे जो भी लोक जागर मांगल जो भी लोकगीत हैं उन पे काम करती रहूं, और इसी लाइन में मैं सक्सेस हो जाऊं तो मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है। बढ़िया। जी। फकीरा जी आपके पास आ रहे हैं, दिल्ली में आप रहते हैं अब। थोड़ी देर पहले जिक्र आया सैड सॉन्ग्स का, ये किसी ने सवाल भी भेजा है, क्योंकि जब हमारे लिसनर्स को हम बताते हैं जो भी आ रहे हैं तो उनके लिए सवाल भेजे जाते हैं। ये विमला बिष्ट जी हैं देहरादून से, कह रही थी कि आप अक्सर सैड सॉन्ग्स गाते हैं, चाहे कोई झोड़ा गीत हो या जो भी आपकी भावनाएं रहती हैं, या फिर आपको गाने ही ऐसे पसंद आते हैं? कुमाऊँ की जो वो है वो सारे विरह गीत हैं। जी। चाहे वो हमारी स्टार्टिंग रही हो, हमारे गोस्वामी जी ने, राणा जी ने जितने भी गीत गाए हैं वो सारे विरह हैं। और जो हमारे गढ़वाल पे जो गीत होते हैं वो होते हैं जीवन कथा पर, चाहे वो तिलु रोतेली हो या मतलब जो है रोमोले के गीत होते माधव हैं, सिंह। पांडव गीत होते हैं, देवी के गीत होते हैं, वो सारी जीवन कथा पर आधारित होते हैं। हमारी कुमाऊँ की जो होती है सैड इसलिए है कि क्योंकि हमारी जो न्योली है, बिल्कुल कुमाऊँ में जो न्योली गाई जाती है या झोड़ा चांदरी जो गाते हैं, चांदरी का आपने देखा होगा कि आपस में दो लोग अपनी मतलब जो है परिस्थितियों को बताते हैं। कोई पूछता तेरे बच्चे कितने हैं, कोई पूछता तेरी भैंस कितने हैं, कोई पूछता तेरी खेती कैसी हो रही मायके है, का जिक्र हो रहा है वो सब। है ना। तो कई गीत ऐसे भी हैं, जैसे आपने सुना होगा झंडिया बौजू छावना बिलोरी, नगला मतलब बिलोरी को एक काम। हमारे मतलब पहाड़ की महिला पर हुआ था कि उनके माँ बाप मतलब जो है शादी करते हैं और वो अपने ससुराल के बारे में बताती है कि झंडिया बौजू छावना बिलोरी लागे नी घामा, मतलब एक ससुराल गए। तो वैसे ही हमारे कुमाऊँ पर सबसे ज़्यादा विरह हैं, चाहे जागर में भी हैं तो जागर में भी, चाहे रमौलू में लगता है तो उनके विरह गीत लगते हैं, वो जंगल में कैसे उनका राजपाट ख़त्म हुआ था। और चाहे गंगनाथ जी के लगते हैं तो कैसे उन्होंने अपना 9 लाख की ड्यूटी को छोड़ करके कैसे उन्होंने अपने जीवन को वगैरह। तो हमारे कुमाऊँ में ज़्यादातर विरह गीत थे, और माँ मूल नारायण जी की कृपा रही, माँ नंदा की कृपा रही, और मेरे को भी अच्छे लगते हैं। तो मैं बहुत सारे मतलब जो है मैंने ऐसे गीत गाए हैं जो आज आप लोगों के बीच में हूँ, और कई पहाड़ के लोगों ने कहा है कि आप लोग तो बीच बीच में जब मेरा सफ़र चलते रह रहा था, 25-30 कैसेटें जब मेरी रिकॉर्ड हो गई थी तो फिर कई म्यूजिशियन बोलने लग पड़े या कंपनी वाले भी बोलने लगे आप हमेशा दर्द भरे गाते हो, कभी आप रोमांटिक भी गाया करो। तो उन दिनों ये रहता था कि 8 गानों की रिकॉर्डिंग होती थी, तो 3 गाने थोड़ा कथक भी हो गए, तो 3 गाने बिरह भी हो गए, और 2 गाने अपने मतलब जो है रोमांस। तो तो रोमांटिक में से एक कोई सुना दो ना फिर ये। हाँ रोमांटिक बिल्कुल मेरी रोमांटिक गीत हैं बहुत सारे ऐसे हुए हैं कि जो कि बहुत हमारे उत्तराखंड के भाई बहनों के लिए आज का भी सफ़र है कि वो शब्द मतलब आज के ज़माने में बहुत काम कर रहे हैं। उन दिनों थोड़ा सा हमको अटपटा लगता था कि जैसे मेरी एक कैसेट थी हल्द्वानी जेमालाइन भाग 2 ही थी, तो उससे मैंने ये जिक्र किया है कि आदमी परदेश में रहता है, उसकी वाइफ घर में रहती है, तो वो अपनी वाइफ को कह रहा है कि मतलब तू फैशन मत करना। मतलब होता ही है कि
गांव पे अकेली रहती है, मैं तो साल भर में आता हूँ। उन दिनों चिट्ठियों का ज़माना था एकदम, तो एकदम रोमांटिक मूड का था एकदम गाना। हल्द्वाणी री मालन का मैसन में, जन रे बाना तू भरी फैशन में। हल्द्वाणी री मालन का मैसन में, जन रे बाना तू भरी फैशन में। हल्द्वाणी री मालन का मैसन में, जन रे बाना तू भरी फैशन में। हाँ दाल खाँचे मसूर की, हो माछे खाँचे झोई। ईंट बताला घरे बारी में बताला डोई। ओ हल्द्वाणी री मालन का मैसन में, जन रे बाना तू भरी फैशन में। हल्द्वाणी री मालन का मैसन में, जन रे बाना तू भरी फैशन में। जन रे बाना तू भरी फैशन में। जन रे बाना तू भरी फैशन में। आज तुम्हारी भी अग्नि परीक्षा है, कहाँ से उठाएं? बिल्कुल, अग्नि परीक्षा ये है कि मेरी जो है 60 कैसेटों का जो रिकॉर्डिंग रहा है, आप जैसे भाई लोगों के बीच में मैंने भी सीखा है। मैं तो छोटा सा था, मैं यूँ छोटा सा था, वो सब मेरे से बड़े रहते थे। तो और मैं एक ऐसे क्षेत्र, कुमाऊँ क्षेत्र से, और सारे हमारे गढ़वाल के रहते थे। हमारे कुमाऊँ के बहुत कम थे, बहुत कम, मतलब कहा जाए तो ना के बराबर थे, म्यूजिशियन से लेकर के या कोई भी रिकॉर्डिंग लाइन पे। तो फिर जब मेरी रिकॉर्डिंग हुई तो मैंने कहा गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी ऐसा है कि फीमेल सिंगर कुमाऊँ की होनी चाहिए। तो हेमा जी तो थे, कोरस में गाते थे भोजपुरी पर। हेमा ध्यानी जी। हाँ, कोरस में गाते थे। तो गुरुजी ने कहा कि एक अल्मोड़ा की लड़की है, देखते हैं बेटा, पूछते हैं। वही था, सफ़र था उन दिनों। हमारे कुमाऊँ गढ़वाल हो, अपनी लड़कियों को गाने के लिए नहीं भेजते थे। बहुत टफ पड़ता था हम लोगों को, किसी लड़की को स्टूडियो ले जाना और फिर वह करना। तो बहुत अच्छा दौर था। हाल की हमारे बहुत फीमेल सिंगर रहे हैं, कबूतरी जी रही हैं, हमसे कई ऐसे सिंगर रहे हैं कि मतलब बीना तिवारी जी रहे हैं। और हमारी गढ़वाल से मैं मतलब नेगी जी के साथ जब उनकी छुम घुंघरू की रिकॉर्डिंग हो रही थी पहाड़गंज स्टूडियो में, रामा कैसेट में, तो तब मेरी भी पहली कैसेट रिकॉर्डिंग, मगर उनका मिक्सर बन रहा था। तो मिक्सर पे जो है ये अनुराधा पौडवाल जी, अलका याग्निक जी, कविता कृष्णमूर्ति जी ने गाया है छुम घुंघरू कैसेट पे। तो ये मेरे को बहुत अच्छी आवाज़ लगी थी उनकी, मतलब। आपने नहीं कहा यार इनको गवा रहे, मेरा भी गवा दो इनके साथ, 3-3 आ रखे हैं बम्बई से गाने। मतलब एक हमको ये पड़ता था कि मतलब जैसे वो हिंदी फीमेल सिंगर थे, उनकी आवाज़ बहुत बेजकल होती थी, और हमारे जो उत्तराखंड की जो फीमेलों की आवाज़ होती थी वो बहुत एक हटके होती थी। मगर जो हमारे उत्तराखंड की जो फीमेल सिंगर की जो आवाज़ है वो एकदम पहाड़ों से निकली हुई थी। तो उनसे हम टच नहीं करना चाहते थे। तो हम ये चाहते थे कि मतलब उत्तराखंड की हो, उनके लैंग्वेज के अंदर मतलब पहाड़ बसाओ। बिल्कुल। तो हेमा जी आपके पास आ रहा हूँ। ये एक सवाल रीना बिष्ट ने कि आपने स्पिरिचुअल और रोमांटिक दोनों तरह के गाने बड़े अच्छे से गाए हैं, एकदम झमाझम। थैंक यू रीना जी को। हमारे यहाँ शो भी आता है एक झमाझम शनिवार को। तो असल जिंदगी में आप ज्यादा स्पिरिचुअल हो या फिर आर से रोमांटिक? दोनों ही हो, है दोनों ही हो, जैसा जैसा सिचुएशन होती है टाइमिंग के अकॉर्डिंग। अच्छा, सुबह भजन शाम को मगन। कभी भजन, कभी सुबह सुबह भी, कभी कभी है ना, माहौल पे बात होता है। अभी देखो कभी कभी ये है कि सुबह उठते ही सभी घर में पूजा पाठ तो होता ही है, नॉर्मल सी बात है। और हम आध्यात्मिक लोग हैं तो
स्वाभाविक बात है कि होगा, बट कभी कभी अगर कुछ ऐसा बात हो गया जो नहीं लगी, नहीं जमी, तो फिर तो चेंज हो जाता रोल। बिल्कुल, काव्या जी ने रूप बहुत सुंदर चेंज हो सवाल जाता। कराया आपसे। आपसे बहुत सुंदर सवाल कराया कि कलाकार की लाइफ पर एक मतलब जो है एक ऐसा मोड़ होता है, उसको रोमांटिक गाना गाना है, घर से उसको पता नहीं क्या दबाव है या उसकी जिंदगी पर हाँ, क्या वो है। क्या रीजन गुजर रही है ना। बहुत सुंदर सवाल है। बिल्कुल। तो रोमांटिक से अभी आपका एक जो नया गाना आया है, इसको रोमांटिक में ही गिनेंगे हम? दोनों है, मतलब थोड़ा बहुत रोमांटिक भी है, थोड़ा बहुत कह प्रेम लो ना प्रसंग खुल के यार। प्रेम प्रसंग भी है, रोमांटिक है, दोनों है, खुल के। ऐसा कुछ नहीं है खुल के नहीं। देखो, हम लोग तो पब्लिक की डिमांड के अनुसार काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरा बच्चे भी हो गए, मैं क्या रोमांटिक हूँ, अभी लो। उम्र भी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि एक जो गायक होता है, एक जो राइटर होता है, वो सबको देख के चलना पड़ता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जागर गाना है, और बहुत सारे जो मेरे ऑडियंस है, जो मेरे प्रशंसक है, उन्हें लगता है कि इस समय जागर का माहौल नहीं था, लेकिन मैंने गा दिया क्योंकि मेरी इच्छा हो रही थी। तो कभी ये है कि थोड़ा बहुत जो हमारे पब्लिक होते हैं, उनका प्यार, हमें आशीर्वाद मिलता रहता है, उनकी वजह से ही हम लोग होते हैं। तो कभी कभी उनकी इच्छाओं के अनुसार भी हमें गाना होता है। तो अभी बहुत सारे मेरे फैंस फॉलोअर जो हैं, वो कमेंट करते रहते हैं, दीदी आप भी कुछ इस तरह से गाना गाया करो। तो मैंने कोशिश करी, तो पसंद तो कर रहे हैं अमरावाना सब। हो जाए। हाँ। नया नया भाई गाना पहुंचा क्या हुआ है बात हेमा है। नदी की खरासी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। वीडियो वहां देखेगा, ऑडियो यहाँ सुनिए अभी। आहा बिरजो तेरी नखर्याली माया ना, बिरजो मेरो मन को रेख है। आहा बिरजो तेरी नखर्याली माया ना, बिरजो मेरो मन को रेख है। आहा कौन करार करी छे जो, मन मामिने गांठे बांधे ले। हाँ कौन करार करी छे जो, मन मामिने गांठे बांधी ले। आहा अमरा तेरी मायाली छूयो ना, अमुले मेरो मन को रेख है। आहा अमरा तेरी मायाली छूयो ना, अमुले मेरो मन को रेख है। हाँ कौन करार करी छे जो, मिन भी मन गांठे बांधी ले। हाँ कौन करार करी छे जो, मिन भी मन गांठे बांधी ले। माया की गेड़ तो टूटण न ध्यान, आस विश्वास मेरो तो समझियान। माया की गेड़ तो टूटण न ध्यान, आस विश्वास मेरो तो समझियान। आहा बिरजो मेरा मायादार रे, ओहो बिरजो मेरा मायादार रे, तेरा नौ की माला गठेले। हाँ कहले करार करी छे जो, मन मामिन गांठे बांधी ले। आहा बिरजो तेरी नखर्याली माया ना, बिरजो मेरो मन को रेख है। हाँ कहले करार करी छे जो, मन मामिन गांठे बांधी ले। तो मन में गांठ बांध लीजिए कि हर शनिवार रात 9 बजे से गाता रहे मेरा हिल आपके लिए पहुंचता है। हमारे कलाकारों को हम आपके सामने लाते हैं, उसको देखिए, पसंद करिए, और जो भी मन में बात हो, कमेंट हो, कोई बात कहनी है, ज़रूर से उसमें करिए और उसको शेयर भी करिए। तो अगला सवाल त्रिलोक पंत जी गंगोली हाट से, फकीरा जी आपके लिए, कि बहुत सारी हमारी पुरानी यादें आपके साथ हैं। पुराने समय में बड़ी सारी पुरानी गायिकाएं भी थी, लेकिन आपने गाने सिर्फ, ये वही वाला सवाल आ गया कि हेमा ध्यानी जी के साथ ही गाया, इसके पीछे कोई केमिस्ट्री थी या सिचुएशन ही ऐसी थी? ये सही है। सिचुएशन ये थी कि मैं हेमा दीदी से 2 साल छोटा था। तो छोटा था, तो जो शुरुआती दौर थे, हमारी 5 कैसेटें बहुत हिट कहूँ या मेरे उत्तराखंड के भाई बहनों ने इतना प्यार दिया कि 5 कैसेटों के बाद हमारा जो हम पैसा नहीं लेते थे, हमको लेना देना फिर स्टार्ट कर दिया गया। जैसे कि मतलब वैसे नहीं लेते थे मतलब यानी गानों कि 5 कैसेट तक हमारा जो सफ़र रहा है वो बहुत एक अच्छा। अपना कैरियर फिट करना। पहले तो मैंने 8,000 रुपया खर्च करा है कैसेट बनाने, पहली कैसेट में। अच्छा, मतलब वहां से कुछ नहीं मिलता था, खुद ही करने होते थे। तो जब पहली कैसेट हिट हुई, दूसरी कैसेट हिट हुई, बोलने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी कि आप पैसा दो, क्योंकि हम तो एक कलाकार
हमारी जो दिल के अंदर जो उभर रहा था ना कि कोई कंपनी वाला बुलाए और हमारी कैसेटों को रिकॉर्ड कर दे। तो 5 कैसेट के बाद फिर हमें एक हिम्मत हुई कि सर आप अब तो आप पैसा दीजिए। उन्होंने कहा कितना लोगे आप, कितना लोगे बोलने पर मैं वैसे ही डर गया। मैंने कहा कितना बोलूं, कितना बोलूं, मैंने कहा कितना बोलूं, पर तो मैंने शुरुआती मैंने कहा 5,000 लूँगा सर। तो 5,000 बोला, नहीं आप 5,000 बहुत ज़्यादा कह रहे हो। तो मैंने कहा नहीं नहीं सर 5 कैसेटें हो गई हैं और 5,000 तो आपको देना पड़ेगा एक कैसेट। तो बोला ठीक है आपको इस बार हम 5,000 रुपया देंगे, अगर आप एक कैसेट हिट होगी तो हम आपको 10,000 रुपया देंगे। तो वही दौर था, बस मेरी छठी कैसेट भी हिट होगी और 10,000 मिलने लगे और 3,000 हेमा दीदी को मिलने लगे। तो फिर एक रनअप बन गया हमारा। तो रनअप बन गया और बीच में हम लोगों ने ऐसा नहीं कि हेमा दीदी के साथ गाना गाया है, बीच में मैंने सभी लोगों के साथ गीत गाया, क्योंकि कभी कभी हेमा दीदी जोड़ा गाने में अटकती थी या कुछ ऐसा था, क्योंकि वो दिल्ली में रहते थे तो दिल्ली की लैंग्वेज थी उनकी। तो धीरे धीरे हाँ ज़्यादातर मतलब जो है मेरा एक उनके साथ एक ऐसा भाई बहन का नाता भी रहा पारिवारिक। तो हम लोगों ने जो है 40-45 कैसेट इकट्ठे करे और आज 40-45 कैसेट और एक कैसेट में 8 गाने। हाँ अरे बाप रे, उस समय टफ हो। आज के टाइम में तो मतलब मुश्किल है 300 गाने लिखना और बनाना है। हाँ बिल्कुल, जो हमारी जो दिन को जो रिकॉर्डिंग होती थी ना 11 बजे से चालू होती थी, तो बहुत इतना होता था, म्यूजिशियन के लिए भी बहुत टफ पड़ता था, क्योंकि एक की गलती सबको निभानी पड़ती थी। अगर कोई थोड़ा सा भी बीट से ऊपर नीचे चले गया तो सोच लो फिर सब दोबारा आएंगे, शुरू से होगा फिर से, यानी कि वो उतना ही रोका गया नहीं, वो फिर से शुरू से स्टार्ट करना पड़ता था पूरा 1 टेक रिकॉर्डिंग पूरा। बिल्कुल शाम को तक तो कलाकार का तो अच्छे से बैंड बजता था। हाँ जो गाने वाला ढोलक बजाने वालों के भी बैंड बज जाते थे वो लोग। हाँ उनका तो अंगुलियों का तर्जुबा हो जाता था, फिर तो उनकी अंगुलियां जहाँ से गर्म हो जाती थी ना, फिर वो तो बहुत तेज चलते थे। मगर कलाकारों के लिए, सिंगर के लिए बहुत टफ पड़ता था, क्योंकि किसी में पट होते थे, किसी में बहुत चीज़ें होती थी। तो हाँ। कलाकारों के लिए बहुत टफ पड़ता था, क्योंकि हम लोग उतना तो सीखे साके भी नहीं होते थे। तो वही एक दौर था कि जब मैंने अपने मतलब उत्तराखंड के हर कोई तालों से रूबरू रहा या उतने धुनों से रूबरू रहा, फिर मेरा भी हैबिट बन गया। फिर मैं गाने नहीं लिखता था, 8 गाने मैंने सोच ले, डायरी में लिख लिया, बस माइक के आगे गया। तो देखते नहीं थे? नहीं बिल्कुल नहीं, आज तक भी नहीं देखता। सिर्फ मतलब धुन को नोट करने के लिए, मतलब धुन मैंने कौन सी धुन गानी है, और शब्द फेंकना मेरे लिए माँ नंदा की कृपा रही है। अरे बाप रे। तो गाने का स्थायी धुन, स्थायी याद होनी है और धुन, अंतरे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल सब कुछ टेक्निक हो गया ना, अंतरा एकदम चेहरा देखते देखते अच्छा। हाँ आपका हाँ चेहरा देखते देखते आदमी सच भी करते थे कि नहीं आप उन्हीं के बारे में बोल रहे हो। मतलब होता था ना ईमेल फीमेल जो होता था। तो मेरे सबसे ज़्यादा गीत मतलब ड्यूएट गीत हैं। तो तभी पिथौरागढ़ से मैसेज भी आया है, थैंक यू पंथ जी है ना। गुलियार्ड्स। थैंक यू पंथ जी। मेरे सबसे ज़्यादा प्रशंसक जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से ही हैं, और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के बदौलत ही मैं फेकरा चंद चिन्याल भी बना। और जो है मैं सभी आपके माध्यम से, और मैं सभी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के भाई बहनों को बहुत प्यार करता हूँ। तो हेमा दानी जी के साथ कोई ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत करीब हो, हेमा दीदी और आपका? बिल्कुल बहुत सैड सॉन्ग था। बिल्कुल परदेसा कैसी काटूं दीना, मानानी लागो त्यारू बिना, परदेसा कैसी काटूं दीना, मानानी लागो त्यारू बिना, मानानी लागो त्यारू बिना।
जिंदगी बण्यो छो सोवा हाथ की घड़ी ले जिंदगी बण्यो छो सोवा हाथ की घड़ी ले मेरी माया होशिया भई तेरी माया परी ले मेरी माया होशिया भई तेरी माया परी ले पारो देसा कैसी काटूं दीना माननी लागो चरू बीना माननी लागो चरू बीना। ये आपके जो गीत है ना, एक्चुअली ये हमको उस दौर में लेके जा रहे हैं जहाँ लोग दिल्ली बम्बई महानगरों में काम करते थे, बड़े शहरों में या फौज में होते थे, और जब घर आते थे तो एक टेप खरीद के लाना, बड़े स्पीकर पे जोर से, चाहे वो सैडी सॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन वो अपने आप में इतना बड़ा, 1-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पूरा गाँव गाने सुन रहा होता था। बिल्कुल, थैंक यू ओहो रेडियो। काव्या जी, बहुत सुंदर आपने मेरे को ये सवाल करा है, और बहुत आज के दिन भी बहुत सारे लोग अपने बातों को शेयर करते हैं। तो उन्हीं चीज़ों में से एक जो है, ये पाकुड़ साइड के, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के, हाँ। तो उनके पापा टीचर थे, तो डेड हो गए, और जो है उनकी मम्मी को नौकरी मिली, तो उनकी मम्मी को तनख्वाह मिलती थी 1300 रुपया। उस समय की बात है, 1300 रुपया। कोई मास्टर लोगों को 1300 रुपया तनख्वाह किस सन में मिलती थी सर, आप समझ, आज के दिन तो 30, 35, 40, 45 में पहुँचे हुए हैं। तो वो 2 भाई थे, तो वो अपनी मम्मी को लेकर के वो जब तनख्वाह लेने के लिए गए पाकू या ये थल बाज़ार में, तो अब जैसे उन्होंने कहा नहीं हमको टेप रिकॉर्डर लेना और फिक्रा भाई की कैसेट लेनी है, तो अब मम्मी है, छोटे बच्चे हैं, 2 भाई हैं, चलो लेते हैं टेप रिकॉर्ड। तो वो आप 1300 रुपया तनख्वाह लेके जा रहे हैं और 1700 रुपये का टेप बता दिया गया। तो उन्होंने अपनी बात शेयर की, बोला हमने 1300 रुपये का टेप रिकॉर्डर लिया, 400 उधार किया और एक कैसेट भी उधार ली। और दूसरी बात है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की, जो मतलब 12-14 सालों से बाहर रहते थे और जो है नेगी फैमिली से थे, तो वो जो है 12 सालों में घर आए थे पल, और मेरे टेप रिकॉर्डर ले करके मेरी सारी कैसेटों को ले करके। आज उनके चचा भतीजे बहुत याद करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे चचा 12-14 साल में घर आए और टेप रिकॉर्डर लेके आए, आपकी कैसेटों को लेके आए। तो ऐसी बहुत सारी यादें हैं कि जो हमने कुछ पहाड़ के लिए सोचने को मजबूर करते थे, क्योंकि वो समय जो था हमारा चिट्ठियों का समय था। कहा जाए तो हमारे उत्तराखंड के भाई बहनों के लिए बहुत स्ट्रगल लाइफ था, क्योंकि जब हम हल्द्वानी से नीचे आते थे या देहरादून से नीचे गए जो, तो उनका मतलब आना ना आना बराबर होता था, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं था, है ना। उसी दौर में मैंने अपने हाथ पर ये जय शिखर मून नारायण लिखाया था। अच्छा। कि अगर कहीं पर अगर मुझे कुछ हो गया तो इस नाम से आदमी जानेंगे पहचान जाएगा कि शिखर मून नारायण लिखा हुआ है, तो शायद शिखर मून नारायण कहाँ हैं, किस घाटी से हैं। इसीलिए मैंने अपने हाथ में शिखर मून नारायण लिखा था। तो चिट्ठियों का ज़माना था, और मेरा आज भी जो उत्तराखंड के अंदर बहुत फेमस गीत है चिट्ठी के बारे में ही है। हाँ, उसी पे थोड़ी देर में आएंगे, उस पे बात करेंगे। तो हेमा जी आपकी तरफ आ रहा हूँ। जैसा कि फकीरा जी ने कहा कि इनकी तो याददाश्त इतनी गजब थी कि एक बार वो कर लिया। मैंने सुना आपकी भी याददाश्त बहुत तगड़ी। इस मामले में तो नहीं बोलो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं तो, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं गाने भूल जाती हूँ। मैं लिखती बहुत, मतलब बहुत जल्दी गाने लिखती हूँ। वैसे मैं जब गाना लिखने बैठ जाती हूँ तो मुझे 15 या 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता किसी भी गाने को कंपोज करने में। लेकिन मंच में मेरा बिना डायरी के मैं इतनी डांट खा चुकी। मेरी एक फ्रेंड भी हैं, उन्होंने एक बार एक प्रोग्राम हुआ था और पॉलिटिकल क्षेत्र से ही है, उनके सामने गाना, उन्हें भले महसूस नहीं होता पब्लिक को, क्योंकि हमारे जो रिदमिस्ट होते हैं ना, हम एक्शन कर लेते कि बजा दो यार, भूल गए। तो बट होता है कि मैं बहुत गाने को, जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि ये तो बहुत बड़ी बात है कि गाने याद रखने। बट हाँ, जब मैं छोटी थी शादी से पहले, तब मुझे भी ऐसे ही गाने याद रहते थे। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको धुन के वो लाइनें याद हैं। पहली लाइन क्या है, दूसरी लाइन नहीं, क्या है? शब्द भूल जाते हैं। नहीं, आप धुन अगर आपको याद है, आपको धुन याद है ना,
तो आप कहीं पर भी फेल नहीं हो सकते, धुन तो याद है ना। कहीं पर भी फेल नहीं हो सकते। और जहाँ तक मैंने आपको स्टेज पे देखा है, आपका बहुत अच्छा परफॉर्म है, क्योंकि स्टेज पे तो हम ये नहीं कर सकते हैं ना कि हमने लिखा हुआ ये गाना है, स्टेज को तो संभालना है हाँ एकदम। संभालना, बस वही वही माता नंदा का आशीर्वाद है कि संभाल देते हैं बट गाना भूल जाते हैं सर ये है। नहीं, गाना भूलने वाली लड़की और ले आ रही 30 मिलियन व्यूज, 15 मिलियन व्यूज। एक बात बताओ, बड़े बड़े सिंगरों के नहीं आ रहे हैं, आफत हो जा रही है। ये हिमा नेगी करासी जो है, बाबा बद्री विशाल और केदारनाथ जी से क्या घुट्टी लेके आ रखी है। मतलब 10 गाने हैं तो 8 गाने मिलियन। सेटिंग है, सेटिंग क्या कर रखी है? आशीर्वाद ज्यादा है बस अच्छा, बाकियों को नहीं मिल रहा, क्यों? नहीं, बाकियों के पास भी आशीर्वाद है। अब देखो हो सकता है कि मैं जब मानती हूँ उनको तो उन्हें लगता होगा कि भाई बेटी मुझे मांग रही है, चलो इसका भला कर देते हैं ना। हाँ। और दिल से मेरा, मैं एक्चुअली बचपन से भी मेरा ज़्यादा मम्मी से नहीं पिताजी से ज़्यादा अटैचमेंट रहा। और मैं 4 साल की थी मात्र, मुझे ज़्यादा ध्यान भी नहीं है, तभी पापा जी एक्सपायर हो गए थे। लेकिन उस दौरान उन्होंने मुझे जो भी चीज़ सिखाई ना, वो भगवान के, जो भगवान से संबंधित चीज़ें हैं वो मुझे बताई हैं। वो स्लोगन गाते थे जैसे दुर्गे दुर्गे वरदे हमको, और हिमाद्री संभूता, इस तरह से उन्होंने मुझे बचपन से ही मेरे दिमाग में डाल दिया। तो बचपन में से क्या होता है कि जब हम गाँव में तो मैं रही हूँ, लेकिन मेरे माइंड में पहले से ही देवी देवताओं वाला चीज़ ज़्यादा डाल दिया गया। और फिर जब पिताजी एक्सपायर हो गए तो मैं थोड़ा मुझे समझ आने लगी। तो उनका घर में जितनी भी चीज़ें थी मैं उनको टटोल टटोल के देखती थी। तो उन्होंने कुछ कहीं मतलब कुछ ऐसी चीज़ें लिखी रहती थी, कहीं मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें लिखी रहती थी उन्हें। और वो अपने पर जो उनकी दिनचर्या होती होगी तो वो डायरी में लिखते रहते थे। तो मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार रहे, 1-1.5 साल वो बहुत ज़्यादा बीमार रहे। तो वो जो भी उनके साथ होता होगा तो वो तो मैं छोटी थी। तो जब मैंने एक बार देखा उनका जो अटैची थी उसे खोला, तो उनकी डायरी ली, तो उसमें जब लिखा हुआ था तो मैं वो डायरी पढ़े जा रही, रोए जा रही, वो सारी खराब हो गई आंसू नीचे गिरे जा रहे ना। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे पिताजी को ऐसा पसंद था तो मुझे ऐसा ही कुछ रहना है उनके जैसा। तो जैसे गांव में रामलीला होती थी, स्कूलों में पिताजी प्रबंधक भी रहे, जो हमारे यहाँ के आज जो इंटर कॉलेज हो गया वहाँ के। तो मैंने वही चीज़, मेरे पापा को जो पसंद था मैंने वो चीज़ करना शुरू किया। और मेरे पिताजी मतलब सामाजिक बहुत ज़्यादा थे। और थोड़ा बहुत जो आप बोले नेताओं वाले गुण तो उन्हीं से ही है वाह। इस तो तरह एक का। गाना आपका जो है, वो बामणी कहाँ आपके हाथ लगी है वाली, आपने कहा गाना बनाते हैं ऐसा वाला है, अच्छा मेरी बामणी, तो गजब चला था वो भी। हाँ वो गाना अच्छा चला था। अब बस चला क्या था उस गाने में, थोड़ा बहुत लोगों ने उसको दूसरे वे में भी ले लिया, बट उसमें ऐसा कुछ नहीं था। वो एक्चुअली वो सर उसमें जो बात संवाद था ना, जो पति पत्नी के आपसी जो विचार होते हैं। तो जब उन्होंने वो गाना मेरे को सुनाया, नवीन सैमाल भैया, अब तो उनका एक्सपायर हो गए थोड़ा, उसके बाद से सोचते थे उनके साथ वैसे वो लिखते बहुत अच्छे थे। और वो ना अपने रियल लाइफ में लिखते थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने मुझे वो जब गाना सुनाया, उन्होंने मुझे 2-3 गाने और भी सुनाए। तो मुझे ना वो समझ नहीं आए, थोड़ा मतलब उतना समझ नहीं आए। तो जब उन्होंने ये सुनाया मुझे तो मैंने बोला भैया अंतरा गाना। तो उन्होंने ऐसे, मैंने बोला यार ये बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये गाना इतना वायरल होगा, सोचा ही नहीं था। और दूसरे में वायरल तो जो कुछ होगा लोग इस पर प्रतिक्रिया इस तरह के करेंगे वो भी नहीं सोचा था। गाना आया, जैसे ही गाना आया दूसरे दिन कोई पंडित जी थे जो ही रहे होंगे भगवान जाने, तो उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा तो मुझे समझ नहीं आया। उनका मुझे कॉल आ गया कि आप वो बोले, मैंने बोला हाँ जी हो गए, कि आपके खिलाफ ना हम FIR दर्ज कर रहे हैं। मैंने बोला भेजी क्यों, मैं तो सबसे भेजी पढ़ना वैसे ऐसे बोला पढ़ना, कि तुमने ऐसा कैसे बोल दिया बामणी। मैंने बोला मतलब मैं समझी नहीं आपने ऐसा क्यों। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि बामणी है ऐसा, आपने पंडित भी बोल सकते। तो फिर मेरे को समझ आया, जितना मुझे नॉलेज था मैंने उनको बताया। कि मैंने कहा भाई जी तुम मुझे मत सिखाओ कि ब्राह्मणी किसको बोलते हैं और पंडित किसको बोलते हैं। मैंने कहा मैं पढ़ी लिखी हूँ, ऐसा मत सोचो मैं अनपढ़ गायिका हूँ। मैंने कहा मैंने प्रॉपरली पढ़ाई कर रखी है और आज भी मैं पढ़ती हूँ, इस उम्र में भी अभी मेरी पढ़ाई चल रही है। सो उसके बाद उन्होंने बोला कि आपने बामणी ऐसा बोल दिया। तो मैंने बोला क्योंकि मैं गाँव में रही हूँ। बामणी शब्द का ये है, गढ़वाल में बामणी नहीं बोलते, क्या बोलते, गाँव में पंडित नहीं बोलते। ना ना ना, हम गढ़वाल बड़ी, हमारे गढ़वाल में बामणी बोलता। अच्छा बामणी हाँ बोलते। हमारे जब क्या तो हमारे जो ब्राह्मण लोग होता है ना हमारे जो कुमाऊं में है, बामणी शब्द को हम एकदम सीधे नहीं बोलते हैं, अच्छा है ना। हाँ। बोलते हैं हाँ कि ये बामणी है, नहीं पर हमारा कि ना मतलब पंडित आदमी। हमारा अटैचमेंट ज्यादा रहता अपने अपने पंडितों के बहुत, साथ, और ब्राह्मणों के साथ हमारे ज्यादा रहता बहुत ना। सुंदर। वो अब तो मैं क्या पहले होता बोल देखो चुका ऐसा होता आपको ना, कि क्या जो होता था गढ़वाल सर? के जो गीत हैं वो जो हैं जीवन के जो उस पे हैं। तो इन्होंने जो है एक पंडित की कहानी
है ना, उनको सुबह जाना होता है, अपनी जजमानी में जाना होता है। मैंने आपका एक गीत सुना था, बहुत अच्छा लगा था। मजे की बात यह है कि वो गाना मैंने नहीं लिखा था, और वो गाना जो पंडित जी थे नवीन संगवाल जी उन्होंने ही लिखा था। है ना। अब क्या होता था पहले जमाने में, ठाकुरों को फंसा गए। अब क्या हुआ कि जब गांव में हमारे तो पंडित जो लोग, हमारा ब्राह्मण लोग आते तो हम तो यूं ही बोलते ये हम बामण भेजिए, एक बामण तो है ना, बड़े उनके साथ हमारा मतलब एक्चुअली उनके साथ हमारा पारिवारिक संबंध होता था। अब जब जिसके साथ हमारा दिल से दिल का संबंध हो जाता है ना, तो उनको फिर हम बनावटी नहीं करते हैं। तो हमारे अपने ब्राह्मणों को ऐसा समझते थे ये हमारे गौरा छे, हमारे ताऊ चे, चाचा चे, बड़े चे, है ना। तो इस तरह से उनके साथ हमारा तालमेल था, उनकी बातचीत थी। बट कुछ लोगों को ऐसा लगा कि हमने किसी को कटाक्ष किया है। वो अब देखो किसी की सोच को तो हम बदल नहीं सकते, जिसको जो सोचना होगा वो सोच ले, है ना। अभी आप जब हम बातें कर रहे थे तो बोल रहे थे कि इस तरह के, देखो दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, सबकी सोच अलग है। मैं जरूरी नहीं कि मैं बोल रही हूँ आप उससे सहमत होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, बहुत कम लोग होते हैं कि जिनको एक दूसरे की बात समझ आती है, और बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें नहीं समझ आती है। बट ये है कि गाना बड़ा अच्छा चला, लोगों ने पसंद भी बहुत किया, उसे पसंद तो बहुत एक किया, बार लोगों ने बहुत जिनको- आशीर्वाद दिया उसको। जिनको पसंद नहीं आया उनकी दुखती रग पे हाथ रखते हुए अरे नहीं फिर गा देते उसके बाद उनको भी पसंद आ गया। मजा आ गया था। मजे की बात है कि उन्हीं के गांव में दूसरा गाना शूटिंग करके आ गई। लो फिर देख रहे हो ये वो आखिरी, और वहां गई सीधे आखिरी जाकर, और 2 दिन 2 रात मंडा लगाया वहाँ। ले और सारा बताओ। गांव नचा दिया। हुआ फिर ये है तो मेरी बामणी हो जाए जरा। अरे बोला धन हो तुम्हारी भी जतिया जजमानी। सब होगी। अरे बोले धन हो तुम्हारी जजमानी, हाँ बोले धन हो तुम्हारी जजमानी। अरे बोले मेरी बामणी मेरी बामणी, धन हो तुम्हारी जजमानी, धन हो तुम्हारी जजमानी। रुपये न टका ल्योंदा तुम, इखरी कखे जांदा तुम, जजमानी ते बानु चा बोला कखे रांदा तुम। मेरी बामणी मेरी बामणी, धन हो तुम्हारी जजमानी, धन हो तुम्हारी जजमानी। मुंड का पानी लीप के सौ सिंगार करके, रत ब्याणी घड़ा दे चा जजमानी मां जान के। मुंड का पानी लीप के सौ सिंगार करके, रत ब्याणी घड़ा दे चा जजमानी मां जान के। पुंगड़े पटल भोल बटे, हाँ पुंगड़े पटल भोल सभी जौला काम धान मां, बस इखारे टक तुम्हारे जजमानी मां जान मां। मेरी बामणी मेरी बामणी, धन हो तुम्हारी जजमानी, धन हो तुम्हारी जजमानी। मेरी बामणी मेरी बामणी, धन हो तुम्हारी जजमानी, धन हो तुम्हारी जजमानी। वाह ये तो गाती भी बढ़िया है और एक्टिंग जो हाव भाव इनके हैं। दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा गाते हैं हेमा जी। Thank you. हे माँ, हे माँ। ये लकी ने अच्छा ये भी इत्तेफाक है है आपने और- गाने उन हेमा जी के साथ गाए और इंटरव्यू इन हेमा जी के साथ। क्या हाँ बात जी, है। बहुत अच्छा। और जो है कोई तो बहन का मेरा साथ है, बिल्कुल बहन जैसा रिश्ता भी है। आज भी कभी भी आप हेमा दीदी से मिले, मैं उनके घर पे रहता था, और ऐसे भाई बहन के लड़ाई करते थे ना हम लोग। आज के दिन भी वैसे ही लड़ते हैं, हम्म, आज के दिन भी। और सबसे पहले हेमा दीदी ने कहा कि हम इन्होंने अपने पिताजी के बारे में बोला, बहुत अच्छा लगा कि मतलब ये अपने पापा के जो है वो मार्गदर्शन पे रहे, उन्होंने आध्यात्मिक शब्द इनको सिखाए, और जो है बहुत सुंदर। और आप बुलंदियों तक पहुँचे, हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन करें। और मेरा भी सौभाग्य है, और काव्या जी और रेडियो की बदौलत मैं हेमा जी के साथ बैठा हूँ, और गढ़वाल की कला मेरे सामने है। मेरे जो गुरुजी भी रहे हैं, सारी गढ़वाल टेक से रहे हैं। और जो है मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने ये बामणी गीत जो है ना, बहुत अच्छा, मैं इसको बार बार सुनता हूँ। और बहुत एक हमारे कुमाऊं में कनवाल जी ने गाया था ना, वो कस भिड़ा कुंडई पंडित जी दीवान कनवाल जी ने। हाँ ये तो यही जो होते हैं कि आपके जो गढ़वाल में होते हैं ना, जो जीवन परिचय रहते हैं, जैसे गबरू दीदा, हाँ। हाँ, कई ऐसे है ना, पत्रोला, कई है ना, और जैसे राही जी ने दिए गढ़वाल में बाग लगा है ना, बाग लगा है ना, वो बाग भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगा है था। ना, और रुद्रप्रयाग में। चैत की चैत वाली है ना,
देखो चैत वाली पर वो अपनी बहन को कैसे विदा करते हैं, मगर उसमें देव नृत्य है, मगर जो उसमें कहते हैं ना नहीं, एक्चुअली वो चैतवाली गीत है। चैतवाली गीत में पहले क्या होता था हमारे गढ़वाल में कि जैसे चैत का महीना लगता था तो जो हमारे औजी लोग होते थे, जो हमारे उस टाइम पे वो जाते थे, गांव गांव में जाते थे और इस तरह से नृत्य करके मतलब वो कुछ ना कुछ इकट्ठा करके लाते थे। वो एक हमारी परंपरा थी, पहले से बनी हुई अच्छा, परंपरा है सेम वो। चीज देखिए, चैत हाँ। के महीने में आपके यहाँ ये हो रहा था, हाँ, हाँ। हमारे यहाँ भिटौली के बस चैती के। वो एक्चुअली क्या है ना, वो पर क्षेत्र में होती वो एक ही चीज है, वो कोई अलग चीज नहीं है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से उसे गाया बजाया जाता जो भी है वो भिटोली जो है चैत की चौताली जो हमारी ये नंदा एसटी में आई थी ना, अभी हाँ, बीच में हाँ, गई हाँ, थी, वो उससे रूबरू है। हम्म, क्योंकि हम लोग भादों के महीने जो है नंदा देवी को गौरा के रूप में विदा करते हैं, जी। तो उसके लिए सारे जो साल भर के अनाज होते हैं हम रखते हैं। कई लोग तो पूछ का भुगती भी रखते हैं, मतलब कई ऐसे त्योहारों का जो है वो व्यंजन सारा रखते हैं। और भादों के महीने फिर उसकी टोकरी जो सर में होती है ना, तो विदाई करते हैं अपनी बहन की तरह। तो बहुत हमारे सुंदर पूर्वजों चीज़ ने है। पहले से ही ये परंपरा चली आ रही, तो आज भी हम लोग उसे निभाने का कार्य कर रहे हैं, बस बिल्कुल। थोड़ा बहुत जो हमसे हो पा रहा है। बिल्कुल। आपके पास आ रहे हैं, चिट्ठी का आपने जिक्र किया था, ये और अब वो चिट्ठी की जगह तो आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक और उसने ले ली है, जी। लेकिन हाथ से लिखने का, वो कलम से और वैसे, और जो उसकी खुशबू होती थी, बिल्कुल। मिटाने का, काटने का, फिर बिल्कुल। किताबों के बीच में है खाब और गुलाब दोनों को दबाने का। क्यों? चिट्ठियों के बीच में बड़ी निशानियां भेजी जाती थी, बहुत और निशानियां कई थी। साल बाद अचानक से किसी की निकल आई। हाँ। बहुत ये होता था कि चिट्ठियों का जो जमाना था हमारे पहाड़ की जिंदगी से बहुत वो रही है। मार्मिक था, मार्मिक कई था। फौजी लोग बहुत दूर दूर अंतरदेशी पत्र वो उसमें आता था। है ना। तो आज भी मेरा वो गीत बहुत अच्छे मतलब जो है बेस पे है, और जो है मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है वो गीत। और जब वो गीत की जब रिकॉर्डिंग हुई थी ना, तो हाल की हेमा दीदी और हमारे साथ में था, मगर मैं बेहोश हो गया था। हाँ, गाते हुए हाँ मतलब इमोशनल हो गए। हाँ, इमोशनल होते होते मैं बेहोश हो गया एकदम, मतलब और मेरी लाइफ भी वैसी चल रही थी, और मैं 17 साल का था। और कई ऐसे लाइफें होते हैं कि मेरे को याद आ गया, मैंने कहा हाँ ये ज़िंदगी है हमारी। तो 2 लाइन है, बहुत सुंदर है। क्षण क्षण आंसू इनका गाना है वो, आई सुआ परदेस जान ले क्या बात है। रंगीलो पहाड़ी छूटो सुआ जी रोटी कारण ले क्षण क्षण आंसू आई सुआ परदेस जान ले रंगीलो पहाड़ी छूटो सुआ जी रोटी कारण ले। परदेसा मुलुक सुआहुल में बिराना मन सुआ मिजुल निरुन पराणा परदेसा मुलुक सुआहुल में बिराना मन सुआ मिजुल निरुन पराणा निरुन पराणा सुआ परदेस जान ले रंगीलो पहाड़ी टूटो सुआ जी रोटी कारण ले। तो 2 रोटी कमाने के चक्कर में पहाड़ ही छूट गया है। नहीं, आज का ज़माना ऐसा नहीं रहा है। आज के ज़माने देखो, हम ऑल वर्ल्ड में हम उत्तराखंड के भाई बहन हर जगह से हम देखते हैं कि वहाँ भी हमारे प्रोग्राम होते हैं। और मैं अपने उत्तराखंड के भाई बहनों से यही दुआ भी करता हूँ कि
ऑल उत्तराखंड में हम लोग एक छोटा सा अपना काम करके हम अपने उत्तराखंड का नाम रोशन करें। बहुत बढ़िया। तो हेमा जी, अंत में पहुंचे हैं बिल्कुल कार्यक्रम के। आखिरी गाना आपकी तरफ, एक आपका गाना जो हमारे ऑफिस में बड़ी फरमाइश थी कि सोबनो गाना जरूर सुना देना। अच्छा। वो भी मिलियन वाला है। तो ये जो मिलियन व्यूज आते हैं, मिलियन में पैसे भी आते हैं इसमें? हाँ, थोड़ा बहुत तो आते हैं ही। देखो आप झूठ भी क्यों बोलना। आते तो हैं। हाँ, आते तो हैं। वाह, नहीं आने और भी सबसे चाहिए। बड़ी बात बढ़िया। सर, मैंने एक चीज देखी है कि मैंने अभी तक जितने भी गाने बनाए, जिन गानों पे मैंने बहुत मेहनत की है उनमें और नहीं जिन आए। गानों को मैंने बड़े दिल से भी गाया है और जिन गानों में मैंने बहुत पैसा भी लगाया है, हाँ। वो गाने मेरे मिलियनों कभी नहीं गए। अच्छा। और जिन गानों को मैंने ऐसे 8-10 हजार के आसपास में उसका रिकॉर्डिंग किया एंड 40-50 हजार रुपए लगाए, वो गाने मेरे मिलियन हो गए। हाँ। बामणी हो गया, सोबनो हो गया, बक्सटमन हो गया, मखमली घाघरी हो गया, जितने भी मतलब वैसे हिट गाने हैं, सब मिलियनों हैं। हाँ। और जिन जिन गानों में इतनी मेहनत कर रही हो, वो मुझे ये राज मुझे समझ नहीं आया। एक्चुअली मेरे ख्याल से इसमें ये होता है ना, जब हम बहुत सोच के कोई काम करते हैं ना, हाँ तब वो नहीं होता। वो हम लोगों के साथ भी होता है। जैसे अच्छा। हमको लगता है कि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है हाँ। कि आप उसमें कर रहे हो, बहुत हाँ, बहुत- तामझाम ये वो हो हाँ, रहा है, तो हाँ, उसका वैसा रिजल्ट नहीं आता। हाँ, ऐसा और जो क्यों? ये नहीं, मुझे ऐसा नहीं इसलिए मालूम। या तो हम उम्मीदें ज्यादा कर लेते हो हैं सकता है। और हम कई बार ना रिजल्ट सोच के प्रोसेस में घुसते हैं। हाँ वो कहते हैं ना कि अगर आप मंजिल को देख के सफर पे चलोगे तो हमेशा आपके दिमाग में क्या रहेगा, वहां पहुंचना है, वहां पहुंचना है, वहां पहुंचना है। मंजिल हटा दो, खाली सफर पे चलते रहो, मजे लो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगा कि आजकल का जो चलन चल रहा है ना, यहाँ पे बनावटी ज्यादा और नेचुरल कम सा लग रहा है मुझे। अच्छा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है। हाँ। मैं इतने सालों से काम करी, मुझे 20 साल कंप्लीट होने वाले हैं। मैं 17 साल की थी तब मैंने फर्स्ट एल्बम में गाया था। बट जैसे मैं देख रही हूँ ना, आजकल कुछ अलग ही सा ही माहौल चल रहा है। मतलब जो मेहनत करके जो अच्छी चीज लेके, जैसे हमारे हमारे हम इतने नसीब वाले हैं हम लोग कि हमारे पास हमारा जो उत्तराखंड के हमारे धरोहर है, ऐसे ऐसे गीत है हमारे पास, ऐसे ऐसे जागर हैं, ऐसे ऐसे मांगल हैं, ऐसे ऐसे हमारे लोकगीत अभी सर सुना रहे थे, न्योली, छपेली, थड़िया, चौफिला, झुमेलो, बाजूबंद, कितने प्रकार के गीत हैं। उन चीजों का आप गा रहे तो मुझे नहीं लग रहा कि वो मतलब मिलियनों जा रहे हैं। और जो मतलब कुछ भी, मैंने अभी एक वीडियो देखा परसों, कुछ 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 वैसे ही था मतलब, तो मुझे समझ नहीं आया। मैं बोला क्या है, मतलब हम लोग कैसे हो गए हैं। तो थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख लग रहा है कि हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो परंपरा है, उससे थोड़ा लोग ज्यादा दूर भाग रहे हैं और कुछ उटपटांग सा हो रहा उसमें है। एक रीजन ये है ना, आदमी हल्का हो गया है। हाँ, हल्का हो गया है, तो उस चक्कर में उसको हल्की फुल्की चीजें ही बिल्कुल सबसे अच्छी लग बिल्कुल रही हैं। बिल्कुल। अभी चिट्ठी उसमें वाली दिमाग जो नहीं बात लगाना आपने है। सर ने कही थी, चिट्ठी वाली जो बात, उस समय हम ना अंदर से हम मतलब उस चीज के प्रति हमारा लगा। हमारे भाई लोग जब फौज में जाते थे, मैं अपने घर की बात कर रही, मेरे पिताजी नहीं थे तो मेरा भाई था, वो फौज में जब भर्ती हुआ, तो जब उसकी फर्स्ट चिट्ठी आई ना, तो मेरे हाथ पैर कांप गए। स्कूल जाना ही मतलब सोचा कैसे जाऊं, मतलब इतना रोने लग गए, क्योंकि वो अटैचमेंट हमारा दिल से था। आज भी किसी का किसी के साथ अटैचमेंट दिल से नहीं रह गया। आज तो ठीक है भाई, मैं भी क्यों बोलूं, तू भी क्यों बोले, मतलब ऐसा वाला माहौल हो गया। आजकल दिल से दिल का कोई रिश्ता नहीं। आजकल गालियां भी ना दिल से नहीं दी जा रही हैं। आजकल की गालियां भी बनावटी हो चुकी है। और उस समय आपने किसी भाभी जी की चिट्ठी लिखी थी? हाँ, बहुत थोड़ा सा बताइए, थोड़ा अरे बड़ा खतरनाक है। थोड़ा सा बताइए। भाभी जी की चिट्ठी मतलब? नहीं, एक बार क्या हुआ कि भाभियाँ चिट्ठी लिखवाती थी ना, जो पढ़ा लिखा गांव का बंदा होगा या बड़ा- लड़की बड़ा होगा, अजीब तो सा शब्द उसे होता था ना शुरू में। चुपके करके चिट्ठियां लिखवाती थी अरे मतलब जो अपने पढ़े आदमी लिखे के नहीं लिए। होते समझ गया थे, मैं। कि सास तो ससुरों ऐसा को लिख पता ना देना। लगे, सास ससुरों को पता नहीं लगे हाँ। कि क्या मतलब लिखा था? आप एक दो इतनी मजेदार कहानी। हमारी एक ताई थी ना, वो पढ़ी लिखी थी थोड़ा, और हमारी दूसरी एक ताई थी, बेचारी अनपढ़ होगी। उसको बोला होगा, उसने तो नॉर्मल वे में बोल दिया कि ऐसा बोल देना कि जिसके भी पापा हो, जैसे लाइक अब बोला कि सही। जो कुछ तो मैं जीन वाला। उसने पूरी चिट्ठी में शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वही लिख दिया। पता नहीं किसके बाबा जो कुछ तुम्हें दिन जो कुछ तुम्हें दिन, पास से लेकर लास्ट तक और पूरी चिट्ठी मांगने लगे। वो आर्मी में थे, खोला हो गया यार चिट्ठी आ रही, देखा रानी के बाबा जो कुछ तुम्हें जो कुछ, पूरी चिट्ठी में। तो ऐसा ऐसा कहानी होती थी उस टाइम पे। बड़ा अजीब सा माहौल हुआ करता था। ऐसा आपने होता भी था, लिखी है जैसे भाभी जी जैसे गुस्से होगी तो अब वो देवर से चिट्ठी लिखा रही है, बोला उससे बोल तू घर मत आना, तू खर्चा नहीं दे रहा है। उसने वही लिखो, लिख दिया। है ना। अब जो देवर समझदार होगा तो पढ़ उसके सामने पढ़ देगा, मगर लिखेगा नहीं।
है ना। अब जो मतलब तो कुछ तो बहुत मजा वो किया होता था। दोनों का झगड़ा कराने वाला होगा तो वो लिख देगा कि बोला तू कभी घर मत आना, तू पैसे नहीं देता है, मैं जा रही हूँ मैटे, या वैसे पूरा झगड़ा लिख देंगे चिट्ठी पर। तो मैं वही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था कि कई चिट्ठी लिखने वाले छुपाते भी थे, कई लिख भी हाँ, देते पर थे। वो सार्वजनिक नहीं हो सकती ना बात। सार्वजनिक नहीं हो सकती। बहुत सारे अब देखो हम पे विश्वास करते थे हमारे हाँ, भैया, है ना, हमारे भाई। कहेंगे तुमने वहां जाके ए तू लिख देना प्लीज, लिख दे। और उन्हें लिखना ही नहीं आता था तो लिखना पड़ता था। पर वो जो मैं शुरू वाला शब्द कह रही ना, वो मुझे बड़ा हंसी आती थी यार, भाभी तुम ये क्या लिखूं मैं मेरे बस का नहीं है, पर लिख देते थे उस टाइम पे, है ना। चलो इसी बात पे आज की शाम का ये आखिरी गाना शोभनों के साथ मस्ती भरा गाना आपके लिए। मैं भलो लग दो शोभनो, तेरी गाड़ी को घुंघाट शोभनो, अरे बोले रेहड़ी जालू बांजे शोभनो, रेहड़ी जालू बांजे शोभनो, अरे मैं भलो लग दो शोभनो, तेरी गाड़ी को घुंघाट शोभनो, मैं भलो लग दो शोभनो, तेरी गाड़ी को घुंघाट शोभनो, रेहड़ी जालू बांधे शोभनो, रेहड़ी जालू बांधे शोभनो, रे मैं भलो लग दो शोभनो, तेरी गाड़ी को घुंघाट शोभनो। दो शोभनो, तेरी गाड़ी को घुंघाट शोभनो। माट की मशारे शोभनो, माट की मशारे, माट की मशारे शोभनो, माट की मशारे। अच्छा उस टाइम पे क्या होता था, जब दो प्रेमी प्रेमिकाएं होते थे ना, तो उनके बीच एक बात संवाद भी चला था बड़ा मीठा सा। तो लड़की क्या बोले, माट की मशारे शोभनो, माट की मशारे, तुए पर मर दे छोरा मेरा गो की घसारी, मेरा गो की, अब मेरा गो की घसारी शोभनो, तुए पर मर दे शोभनो, मैं भलो लग दो शोभनो, तेरी गाड़ी को घुंघाट शोभनो, रेहड़ी जालो बांध शोभनो, रेहड़ी जालो बांध शोभनो, मैं भलो लग दो शोभनो, तेरी गाड़ी को घुंघाट शोभनो। वाह जी वाह, ये बड़ा ही दिलचस्प एपिसोड, पुरानी बड़ी सारी यादें ताजा हो गई इसमें। वंस अगेन, है ना बहना, ऐसा है। हाँ जी, ये नेगी जी का गीत था। कौन सा? मतलब आपको थोड़ा सा मतलब एक लाइन में ड्यूट पे गाए, मतलब हम लोग, अच्छा। है ना, कोशिश करें। जरूर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नारिंगे की डाणी हो, बोलो बोलो। नारेंगे की दानी हो, नारेंगे की दानी हो, क्या ले सूखी होली, क्या ले सूखी गे होली, मुखड़ी को पानी हो, मुखड़ी को पानी हो। क्या बात है, वाह जबरदस्त, क्या बात। बहुत बढ़िया। आप पुरानी यादों में लेके गए और ये एक अलग तरह का एपिसोड बन गया। और आपको सबसे बड़ी बहुत बात बहुत है कि धन्यवाद। मुझे अभी पता चला जो सर ने इससे पहले गाना गाया था ना अपना, मुझे नहीं मालूम था वो आपने गा रखा।
यही बताने के लिए आज आपको बुलाया था बहुत हमने। अच्छा गाना है और मैं तो बहुत सुनती हूँ उस गाने को। और सबसे बड़ी तो आपके कुमाऊं क्षेत्र से मैं हेमा ध्यानी जी के ही गाना, एक उनका घुट घुट बाहर डोल दी सुआर लगी आपकी आवाज से बेस आवाज थी उनकी। बहुत पसंद है उनके वो वाले गाने। एक उनका घस कटलो जो ऊंचा डाना में था, वो काफी सास अच्छे। मेरी झुरी झुरी रंदी रली, मने 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 मा। है ना। वो गाना तो बहुत लोगों ने गाया, बाद में कई हाँ, सुपरस्टार हो गए वो गाना गा के। हाँ हाँ बहुत सारे सिंगर्स। ऐसा नहीं कहे काव्या जी, ये तो छोटी सी कोशिशें थी। मैं तो नादान बच्चा था, लिखता था और बस। नादानी में खतरनाक ही ज्यादा बच्चे थे अच्छा आप। लिखा जाता है। एक्चुअली हम लोग लेट पैदा हुए, आप खतरनाक बच्चे थे एक्चुअली। नहीं, हाँ, एक जो मेरी ना पहली कैसेट पर एक मेरा गीत था, बहुत आज मैं उस गीत के बारे में बहुत इतना वो करता हूँ कि मैंने इतनी छोटी उम्र में इतनी गहरी सोच कैसे गई होगी मेरी। क्या लिखा था? बहुत इतनी गहरी सोच लिख दी थी मैंने। मैं आज के दिन भी सोचते ही रहता हूँ कि इतना छोटे बच्चे को ऐसे संस्कार, ऐसे दिमाग कहाँ से मिला होगा। सुन मेरी दीपू मन खील मेरी, जाना कब मरल यो पापी पराणा। सुन मेरी दीपू मन खील मेरी, जाना कब मरल यो पापी पराणा। क्या बात है। कि आदमी ने मर जाना है, ये प्राणी ने तो मर जाना है, मगर जो ये हमारी आत्मा है कब मरेगी, ये था इसका वर्ड था। और मैं 14 साल की उम्र में इस गीत को जब मैं तब नहीं मरती थी, आजकल तो बात बात पे मर जाती है, तो आदमी नहीं कहता इसके तो आत्मा भी मर गई है। सही उन दिनों हकीकत होता था कि वो जमाना और था ना। हकीकत अब नहीं लिख सकता कोई ऐसा आत्मा कब मरेगी, बोले मर तो गई अब कितनी बार मरेगी। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी गाता रहे मेरा हिल का प्रोग्राम आनंदम के अंदर आनंद आया होगा। बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और हमारा अहोभाग्य आपके साथ बैठ के हमें अपनी बातें रखनी पड़ी और अपनी बातें हमने आपके प्रशंसक, हमारे प्रशंसक और सब तक हमने रखी। अगर उसके आपको लिए दो धन्यवाद। शब्द हमारे कुमाऊं का वो नाबासा घुघुती आता हो लो, तो आज हम छोड़िए, आज मुझे लगा। पूरा टेस्ट सबका हो रहा कह रहा हूँ, वहां से लेके यहाँ तक। कैसे नाबासा घुघुती हाँ। चेटकी। रुक जा। आराम से। नाबास घुघुती चेतकी, खुद लगे चमा मैं तकी। नाबास घुघुती चेतकी, खुद लगे चमा मैं तकी। नाबास थाली धरी थी माँ भात की, थाली धरी थी माँ भात की, मैं याद आयु माँ दाद की। नाबास घुघुती चेतकी, खुद लगी चमा मैं तकी। नाबास घुघुती चेतकी, खुद लगी चमा मैं तकी। नमस्कार। जबरदस्त। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए। और कौन से कलाकार हैं जिनको गाता रहे मेरा हिल के अंदर आप सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ये एपिसोड कैसा लग रहा है वो भी जरूर से बताइए और सुनते रहिए इसी तरह ओहो रेडियो। ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ